मित्रों, संधि के द्वितीय सत्र में हिंदी भाषा के की संधियां उसके द्वितीय सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं गुण संधि। इससे ठीक पहले वाले में हमने संधि की परिभाषा, संधि के विभेद, संधि की कुछ बातें ली थी जो जानना जरूरी है। उसको बिना जाने हम इसमें पढ़ेंगे तो कुछ बात रह जाएगी। देखिए, आजकल की परीक्षाएं जो होती है ना, वो कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, इसमें प्रतिस्पर्धा अधिक है, और जहाँ प्रतिस्पर्धा अधिक होती है वहाँ 100% का लक्ष्य रखना होता है। तो आप लोगों के मन में यदि हो कि यार संधि में थोड़ा नंबर आ जाए, उसमें थोड़ा, ऐसा नहीं। भाषा संस्थान जाना जाता है अपनी उच्च स्तर की गुणवत्ता के लिए। हमारे बच्चे उस परीक्षार्थी के समकक्ष होते हैं, वो चाहे ऑक्सफोर्ड का ही प्रोफेसर क्यों न हो। हमारा बच्चा हमारे विषय में, व्याकरण में, ऑक्सफोर्ड के भी प्रोफेसर के समकक्ष होगा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा जानेगा, क्योंकि हमारा इसमें दशकों का रिसर्च है। हमने बहुत अच्छी तरह से इसे तैयार किया है। तो सीधी सी बात, आपको सेलेक्ट होना है तो भाषा संस्थान के 100% पूर्णांक की प्राप्ति वाले सेशन से जुड़ो आप। वो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी हो, उसमें पूरे अंक लाने। इसलिए हमें क्या सावधान होना होता है। हम परिभाषा भी ऐसी करते हैं जो 20 साल बाद की जाएगी। हम संधि भी वो करते हैं जो 20 साल बाद सुस्थिर होगी। अभी संधि में बहुत कमियां हैं, बहुत सारी बातें जगह जगह गलत पढ़ाई जाती है। भाषा संस्थान में हम पूरी तरह, देखो, ये संधियां वगैरह जो है ना, हमारा आविष्कृत किया हुआ नहीं है। ये भगवान पाणिनि का, भगवान पतंजलि का, कात्यायन का, भट्टराज दीक्षित का और अन्य जो विद्वान हैं संस्कृत के, जिसकी वजह से संस्कृत दुनिया में पूजी जाती है, उसका अनुसरण करती है हिंदी। और संविधान का आर्टिकल 351 यही कहता है कि हिंदी विकसित होगी संविधान के आर्टिकल 351 संस्कृत के अनुसार। तो इसलिए हमें एक आधार मिला हुआ, हम कोई बहुत बड़े कोई आविष्कर्ता नहीं है, बस हम शुद्ध अनुकरणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। अनुकरण करता है, नकल करता है, पाणिनि का नकल करते हैं, शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध लिखते हैं, है ना। और हिंदी बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे जो गलती हुई है उन सब का हम निराकरण करते हैं। तो आइए हम गुण संधि पे आते हैं। हमारे जो गुण संधि, आपको लगे गुण संधि ऐसे क्यों लिखा है, संस्कृत में गुण संधि ऐसे लिखेंगे, वास्तव में गुण संधि जो है ना, हम ऐसे लिखेंगे, गुण और संधि, गुण संधि ऐसा भी लिख सकते हैं। गुण संधि, गुण संधि है क्या, देखिए गुण संधि क्या है। इसमें ए को, ओ को और अर को ये गुण कहा जाता है। इसका नाम है गुण, इसको गुण कहा जाता है। हालांकि अर को तो नहीं कहा जाता, लेकिन हम इसे मान लेते हैं कि ये अर भी उसमें शामिल है। वास्तव में अ को गुण कहते हैं। अदेंग गुणा, पाणिनि का सूत्र है, अदेंग गुणा। क्या सूत्र है? अ का मतलब है अर, क्योंकि अ के साथ जो भी काम होता है ना, वो अर के साथ होता है। तो ए ओ अ, इसको गुण कहा जाता है। ये गुण है, ये क्या है, गुण है ये। और प्रकारांतर से अ अकेला होता नहीं है, अर के साथ होता है, इसलिए अर को भी गुण कहते हैं। तो हमारे पास गुण की संख्या 3 है, अ, ए और ओ। ये जब कभी शब्द के बीच में दिखाई दें और उसको तोड़ के दो शब्द सार्थक बन रहे हों, तो समझ जाना गुण संधि है। तो चलिए पहले हम गुण संधि के कुछ छोटे से रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे। तो भाषा संस्थान की ये 9वीं प्रस्तुति है। मैं आचार्य दीपक कुमार, आपको हमारे पास व्याकरण का अलग है, फिर हम RAS के लिए, RJS के लिए, और कुछ और भारत के जो हिंदी भाषा की जो जो पाठ्यचर्या है, उन पाठ्यचर्या को मैं अपने इस YouTube के माध्यम से लोगों तक प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं इसमें। और यदि कोई ऑफलाइन क्लास प्राप्त करना चाहता हो तो तुझे यहाँ आना होगा।
ऑफलाइन की तो बात ही अलग होती है। यदि किसी की बाध्यता है तो ऑनलाइन लेता रहे, लेकिन ऑफलाइन में वास्तव में सारी जो मनोवैज्ञानिक संक्रियाएं हैं, मनोवैज्ञानिक गतिविधियां सारी हो पाती हैं, तो बच्चा एकदम बढ़िया से उसे आत्मसात कर लेता है विषय को, हिंदी को। लेकिन ऑफलाइन में हो जाता है, ऑफलाइन में। ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में सारी गतिविधियां हो पाती हैं साइकोलॉजिकल। हमारी जो विधियां हैं पढ़ाने की, 5, 7, 10, 12 प्रकार की जो विधियां हैं, उन सारी विधियों को हम इसमें लागू कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन आते हैं तो हमारी एक विधि काम आती है, और उस विधि का नाम है, अधिकतर उस विधि का नाम है लेक्चर विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसलिए जो हमारा ऑफलाइन वाला जो सिस्टम है उसका तो जवाब ही अलग है। तो चलिए मैं गुण को आगे बढ़ाता हूं। इसे कहा जाता है गुण। लोक में गुण का मतलब होता है अच्छाई। लोक में गुण का क्या मतलब है? अच्छाई, क्वालिटी। प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन इससे हमें व्याकरण में हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो गुण है ये वाला नहीं है। हमारा जो गुण है ये वाला है। ए ओ अ को गुण कहते हैं। ये है हमारा गुण। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये वाला गुण, क्योंकि हम लोग सब गुण का मतलब क्वालिटी, प्रॉपर्टी, अच्छाई हमें पता होता है, व्यवहार में जानते हैं हम इसको। हमारा गुण ये वाला है, तो इसको हम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम ले रहे हैं गुण में पहला नियम। गुण का पहला नियम देखिए, पहला नियम है अ या आ, दोनों में से कोई भी एक होगा। और यदि ये ई से मिलेगा, ई या बड़ी ई से, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे ए। ये गुण संधि का नियम है। कैसे, इसे समझते हैं। देखिए पहला नियम है, इसको मैं यहां बता देता हूं। देखिए जैसे हमारे पास है उप, और अगला शब्द है इंद्र। तो अब कैसे बनेगा ये? प में अ है। आपने इससे पहले वर्ण वाला सेशन किया होगा, मैं मान के चलता हूं। तो वर्ण के सेशन के करने में आपको पता चल जाता है प में अ है। इस अ को मैंने यहां लिखा, इंद्र के ई को मैंने यहां दिखाया, और बाद में अ ई को हमने इस नियम के अनुसार ए कर दिया। तो हमारे पास जो अक्षर बचे वो अक्षर इस तरह से बचे, उप, ए और द्र, और सबको मिला देंगे तो क्या बनेगा? उपेंद्र। तो ये उपेंद्र शब्द हमने आपके सामने रखा, इस तरह से बनता है। दूसरा नियम है इसका, हमारा जो दूसरा नियम है वो है अ या आ में से कोई अक्षर किधर हो और इस तरफ ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये दोनों मिलके बनाते हैं ओ। ये हिंदी का, संस्कृत का ये सामान्य नियम है, हम ऐसा करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है ज्ञान शब्द लिया हमने, है ना। ज्ञान के बाद हमने इधर से लिया उदय, है ना। अब इसमें ज्ञान में जो नौ है, नौ में अ छिपा हुआ है, तो अ को हमने बाहर निकाला, और उदय का ऊ तो दिखाई दे ही रहा है, ठीक है ना। इन दोनों के स्थान पे हमने इस नियम से ओ कर दिया, तो हमारा शब्द बन गया ओ, ठीक है ना। ज्ञान ओ दय ऐसा बना। ओ नौ को, नौ चूंकि हलंत है, व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, वो ओ से मिल जाएगा, तो क्या बनेगा? ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। ये, और फिर इसके बाद एक नियम है, तीसरा नियम है हमारा अ या आ, जब री से मिलता है तो ये दोनों मिलके बनाते हैं अर, दोनों मिलके बनाते अर। और ये अर की स्थिति जो है हिंदी में बहुत कम प्रयोग में आती है। इसको हम देखते हैं। देखिए जैसे ग्रीष्म है, ग्रीष्म में आधा सौ है, म पूरा है, और इधर ऋतु है। तो आप देखेंगे म में जो अ है ना, उसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं ताकि हमें साफ साफ दिख जाए कि हाँ भाई म में अ है, और आगे ऋतु का री है। और हमारा नियम कहता है और ई के स्थान पे अर कर दीजिए। कभी भी हिंदी वांग्मय में, संस्कृत वांग्मय में ऐसी स्थिति नजर आए तो आप और ई के स्थान पे अर कर सकते हैं। नियम का मतलब ये होता है सब जगह लागू हो जो।
ये तत्सम तत्सम शब्दों के लिए, हिंदी हिंदी के लिए है ये नहीं कि आप अंग्रेजी में ऐसा करने लग जाएं या फिर उर्दू के शब्दों में ऐसा करने लग जाएं, वहां के लिए नहीं है ये सारा नियम तत्सम। आर्टिकल 351 संविधान का अनुच्छेद जो कहता है हिंदी तत्सम भाषा, उसके लिए नियम है। तो और ई को हमने क्या सीखा है, नियम क्या कह रहा है, अर करने के लिए कह रहा है, तो अर कर दो। अर किया हमने, तो अर करने के बाद म तो हलंत ही रहेगा क्योंकि हमने और निकाल रखा है, यहाँ पे कर दिया हमने अर। अगले चरण में म अ से मिलेगा तो बनेगा, ये देखो ऐसा बन गया, ग्रीष्मर और तू, ऐसा बना। र की आदत है अपने पास वाले व्यंजन पे आरूढ़ होने की, तो इस पे आरूढ़ हो जाएगा, र उस पे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्रीष्मर्तु। ग्रीष्मर्तु ये रूप बन जाएगा। बस यही 3 नियम है व्यंजन गुण संधि के। लेकिन इन 3 नियमों को लेंगे, वृद्धि को लेंगे, सबको देखो समस्या तब आती है, मैं तो रोज पढ़ाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे बच्चों को, ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ, अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे आके अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक करके तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब मिक्स करके पूछा जाता है तो वो चकाचौंध हो जाते हैं कि ये क्या चक्कर है, संधि का क्या नाम है और ये कैसे जुड़ रहा है, ये वृद्धि है कि क्या है, नहीं है, अ कहाँ है, ई कहाँ है, अर कहाँ है, सब चक्कर पड़ जाता है। तो आपको पहले देखो पढ़ाई का तरीका है, पहले एक एक करके सीखो, फिर सबको मिक्स करके चैलेंज के साथ पढ़ो। यदि ये ठीक से समझ में आएगा तब जाके वो समझ में आएगा। तो ये हमने तीनों नियम गुण संधि के रखे। अब इस नियम के आधार पे हम आपके पास एक प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्नावली दे रहे हैं, उन प्रश्नों को आप करेंगे। देखिए देखिए हमारे पास शब्द है सागर, धन, ऊर्मी। दूसरा नियम लगेगा इसमें। हमारे पास शब्द है समुद्र, धन, ऊर्जा। हमारे सब शब्द है विद्या, धन, उपलब्धि। उपलब्धि, विभाग, धन, इतर। स्वातंत्र्य, धन, उत्तर। प्र, धन, ईक्षक। शिशिर, धन, ऋतु। और कृष्ण, धन, रिद्धि। इन सबको, और हमसे जो पढ़ रहे हो आप, तो कोशिश ये करो पहले तो ध्यान से हमारी बात सीखो। मैंने देखा आजकल बच्चे इतने ज़्यादा बदल गए हैं पढ़ने के क्रम में। हम जब पढ़ते थे, देखिए मैं इसलिए प्रामाणिक हूँ आपके लिए, बता दूं कि भाषा संस्थान के दीपक कुमार क्यों प्रामाणिक है भाई, क्यों मानो मेरी बात, इसलिए मेरी बात मानो क्योंकि मैं टॉपर हूँ, ठीक है ना। हमारे पास जो भी परीक्षा आई है सबको मैंने रौंद डाला। अब एक दो पहला चौथा पांचवा स्थान नहीं, पहला स्थान पे हम चयनित हुए। राजस्थान में हम जब स्कूल लेक्चर चयनित हुए थे तो हमारा पहला स्थान था, और जब हम राजस्थान के कॉलेज लेक्चर के लिए चयनित हुए तब भी हमारा पहला स्थान था। तो जो व्यक्ति, अच्छा जब हम विदेश में थे तब हम अपने सारे अनुवादकों में पहले स्थान पे थे, और पहले स्थान पे होने का मतलब नहीं कि बहुत प्रतिभाशाली था, ऐसा कुछ नहीं था, मैं मेहनती बहुत था, क्योंकि मुझे पता है मेरी औकात क्या है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, साथियों के बीच में रहते थे, तब मुझे पता था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं मेरे दूसरे साथी प्रतिभाशाली थे, लेकिन मैं अध्यवसायी था। अध्यवसायी कहते हैं एक चीज पे निष्ठा से लग जाना, मैं वैसा विद्यार्थी था। और उसका परिणाम ये निकला कि आज मैं पूरे विश्व को चैलेंज कर रहा हूँ भाषा के मामले में, है ना। मेरी जैसी हिंदी है वैसी ही अंग्रेजी है, वैसा ही संस्कृत है,
तो हमने तीनों विषय को पढ़ा। हाँ, इसका नुकसान ये जरूर हुआ है कि हम अपनी जो भाषा है ना, मेरी अपनी खुद की भाषा है मगही, वो मैं भूल चुका हूँ। बचपन से इन भाषाओं के संस्कार में रहा, हमने अपने जन्म स्थान छोड़े और आज स्थिति यह है कि हम उन भाषा को भूल चुके हैं। लेकिन हाँ, जिसको पकड़ा है उस भाषा की सेवा अच्छी तरह से कर। मैंने सबकी माँ को पकड़ रखा है, वो है संस्कृत। संस्कृत मुझे बहुत भाती है। और अंग्रेजी जो जो सबको लुभाता है, वो भी मेरे आराम से मेरे पॉकेट में, समझो आप, मेरे पॉकेट में है वो। जिसको चाहता हूँ निकाल के दे देता हूँ, इंग्लिश का जानकार हो जाता है वो। और उसी के बदौलत मैं 3 साल विदेश में रहा, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोला, लोगों की अंग्रेजी की गलतियां देखी मैंने। आज भी लगातार लगा हुआ हूँ। हमारे प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, तो पूरा ऑफलाइन बैच फुल है, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमने सोचा हिंदी के बारे में पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि हिंदी क्या है, व्याकरण क्या है। क्योंकि वास्तव में हिंदी व्याकरण के साथ वो व्यक्ति न्याय कर सकता है जो हिंदी भी जानता हो। हिंदी तो मेरी मातृभाषा है ही, इसके अलावा अब हिंदी को संस्कृत से अनुप्राणित माना जाता है। संस्कृत अच्छी तरह आनी चाहिए व्यक्ति को। और संस्कृत में कई तरह की है, वैदिक संस्कृत है, कातंत्र वाली संस्कृत है और पाणिनि वाली संस्कृत है। इन सबको कोई जाने, हिंदी में प्रविष्ट हो, तब फिर हिंदी के साथ न्याय कर सकता है। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप अंग्रेजी भी जानते हो। तो अंग्रेजी भी हमने खूब श्रम किया है, अंग्रेजी को भी हमने वशीभूत कर रखा है। धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलने लिखने की पूरी क्षमता हमें है, विकसित की हमने बचपन से। इंग्लिश भी आती है। और अंग्रेजी हुआ क्या है कि अंग्रेजी के विद्वानों ने ही सबसे पहली व्याकरण की पुस्तक लिखी थी। तो बहुत सारी चीजें अंग्रेजी की ऐसी है, जो हिंदी की ऐसी है, जो अंग्रेजी से प्रेरित है, अंग्रेजी से प्रभावित है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो अंग्रेजी में ही है, हिंदी में, संस्कृत में नहीं है, लेकिन हिंदी में चलती है। जैसे सरल वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? सब अंग्रेजी से आई हुई है। जो अंग्रेजी नहीं जानेगा वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य सारा कचरा करेगा। ठीक है ना। वाच्य जो है हिंदी का, वो वाच्य जो पद्धति है, वो कुछ तो संस्कृत से आई है, कुछ अंग्रेजी से आई है, और हिंदी की कुछ अपनी भी है। हिंदी भी तो भाई स्वतंत्र भाषा है, इसकी भी तो अपनी एक शैली है। जब तक आप तीनों को नहीं जानो, मैं तो कहूंगा उर्दू भी आनी चाहिए आपको। उर्दू भी यदि ठीक ठाक आती है, तब जाके हिंदी के साथ आप ठीक से न्याय कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये कहना है कि आपको मेरी बात माननी चाहिए। ठीक है, हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमें कोई कुछ भी कहे, लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है मैं क्या हूँ। मुझे जब पता है मुझे क्या है, तो मैं फिर अपने आत्मबल से काम करता हूँ। ठीक है ना। तो अपने को इस तरह से चलना है कि मैं जो बोलूँ उस पर आप चलो। आप चलोगे तो आनंद आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप सबसे पहले मेरे जो 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 विचार हैं, जिसे अवधारणा कह रहे, उसको समझो। आप समझने के बाद हमारे प्रैक्टिस को कीजिए, और हो सके तो कॉपी पे उतारिए, नोटबुक पे उतारिए बढ़िया से, और फिर प्रैक्टिस कीजिए। फिर किसी भी एग्जाम को देखिए, सब आपके नीचे नजर आएंगे। तो आइए इसको हम करते हैं। ये तो हमने ले लिया कौन सा ये मैंने ले लिया है संधि करने के लिए काम में। इसको संधि करनी है, संधि करके उसी नियम से संधि कीजिए, क्या बनेगा इसी कीजिए। यहां मैं लेता हूं विच्छेद वाला। विच्छेद कैसे होगा वो हमें देखना है। देखिए, विच्छेद में मैं ले रहा हूं बरशर्तु, बसंतर्तु। फिर हम ले रहे हैं शरद ऋतु, उपोद्घात, सुधोपलब्धि, अपेक्षित, कार्यप्सु,
इन सबको आपको करना है, करके बताइए जल्दी से। संख्या डाल देता हूं मैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको इसके थोड़ा सा पहले होता है, पहले जैसे आप सुई लगाते हो ना, तो वो सुई लगी हुई दवाई तुरंत काम नहीं करती है, वो तत्काल दर्द भी होता है और फिर वो तत्काल काम भी नहीं करता। 1 घंटे बाद यदि कोई संक्रमण होना हो तो हो जाएगा, लेकिन वही सुई 10 दिन बाद यदि कोई संक्रमण होना तो नहीं होगा, उसके विरुद्ध जो है ना वो एंटीबॉडीज तैयार कर चुकेगा। तो जैसे सुई 2 दिन बाद आपके शरीर में रच पच के आपके शरीर को तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है, दूसरी बीमारी नहीं हो पाती, ऐसे ये सारे संस्कार डाल रहा हूं मैं आपके। ये संस्कार तुरंत नहीं आएंगे, कठिन भी लगेंगे, आप पेशेंस रखिए और फिर इसको ध्यान में रख के फिर आगे क्या करेंगे, सब कुछ समाधान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप इसमें से शब्दों को बनाइए, बताइए क्या बनेगा, कोशिश कीजिए पहले। इसे आप लिख लो, जब तक मैं एक और जो हमारा इससे मिलता जुलता ही है वृद्धि संधि, उसको लूंगा। आप एक बार इन सब का समाधान कीजिए, मैं इसको थोड़ी देर में इसका उत्तर बता दूंगा मैं। चलिए ये देखो, आप वृद्धि संधि में हम क्या करते हैं, आप उसे कर लेना, फिर मैं उत्तर बताऊंगा थोड़ी देर में। वृद्धि संधि में क्या होती है चीजें, वृद्धि संधि का बड़ा सरल नियम है। एक नियम तो यह है, अ और आ जब री से मिलता है तो ये आर बनाता है, ये देखिए आर बनाता है। एक नियम ये है, कैसे, यहां देखो आप इसे। जैसे एक बार 2011 में बहुत सारी बात पूछते रहते ये प्रश्न, प्रधन ऋण है, तो यहाँ पे अब यहाँ बात ध्यान देने की ये है कि ऐसा का ऐसा नियम गुण संधि में भी है और ऐसा कैसा नियम वृद्धि संधि में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ शब्द तो गुण संधि में ही बनते हैं और कुछ शब्द ऐसे वृद्धि संधि में बनते हैं। तो हमें अब एक सूची तैयार करनी है कि साहब ये सारे शब्द जो हैं वृद्धि संधि के हैं, ये सारे शब्द गुण संधि, क्योंकि स्थिति दोनों की बराबर है। तो यहाँ पे आदमी मात खाता है, यहाँ पे गड़बड़ होता है। आप देखें यहाँ पे पहले इसको देखो, आप ये देखो गुण संधि में देखो आप, मैंने क्या कहा है, अ आ और री बराबर अर, ये बता रखा है, और ग्रीष्म ऋतु वगैरह बनाया हमने, है ना। अब देखना ऐसा कैसा नियम, ये देखिए अ आ धन री बराबर अर बता रखा है, अर बता, आर नहीं बताया, अर बताया, ये गुण संधि में बता रखा हमने, ये सारा गुण संधि है। और ऐसा कैसा आप पाओगे कहां पे, ऐसा कैसा आप यहां पाओगे, ये देखो, ये देखो आप, ये आ बराबर अ आ री बराबर आर बता रखा है, ऐसे कैसे हो गया भाई। तो हमें सूची बनानी पड़ेगी, एक जैसे लगते हैं, रूल्स एक जैसे हैं, लेकिन इन स्थलों पे जो है ना, ये शब्द क्या बनाएगा, आर बनाएगा। तो इसका बनेगा प्रधन ऋण को, कंबल ऋण को बनाते हैं, देखिए कंबल अ है और री है, इसके स्थान पे हो गया आर, तो क्या बना, तो बना आपका कंबल आर और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कंबलार, कंबलार, ये बन गया कंबलार। ये है कंबलार, ये बन जाएगा प्राण, ये क्या बनेगा, आप स्टेप करके देखें। एक चीज मैं कहना भूल गया आपसे, आप जब कभी संधि में प्रविष्ट हो तो आप चरणबद्ध ढंग से करें, सीधे मत करें, सीधे करेंगे धोखा खाएंगे, गड़बड़ होगा। अब हर चीज को खास करके जुड़े हुए को तोड़ते समय स्टेप करके करिए, आपका सही जाएगा एकदम। ये और शुरू शुरू में स्लो चलना है, इसके बाद तो हर गाड़ी पहले तेज, पहले स्लो चलती है,
बाद में स्पीड पकड़ लेती थी। सबसे पहले स्लो चलो, पेशेंस रखो, बार बार करो, आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी ये मैथमेटिकल वे में इनको करने की आवश्यकता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। यदि मन में आपने शुरुआती दौर में ठीक ठाक इसको संभाल लिया धीरे धीरे करके, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कीजिए, तो ये आपकी दोस्त हो जाएगी ये संधियां, और आपको पूरे नंबर दिलाएंगी। इसका वृद्धि का दूसरा नियम है, जब कभी हम अ और आ को किसी ए से मिलाते हैं या आई से मिलाते हैं, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं आई। ये हमारा दूसरा नियम है वृद्धि का। कैसे? जैसे देखिए, हित है, हित एक शब्द है, और एशी माने चाहने वाला, एशी एक दूसरा शब्द है। इन दोनों को मिलाएंगे तो तौ में अ है ना, हित में तौ में क्या है, तौ में अ है। जैसे हमने अ बाहर निकाला, तौ को हलन कर दिया, और एसी का ए है। ठीक है। अब और एक को मिला के हमारा नियम क्या कह रहा है भाई, अ और ए को मिला के आई करने के लिए कह रहा है। तो आई कर दीजिए। तो आई किया आपने तो क्या बना, हित, आई और शी। ऐसा हमारे पास अक्षरों की सुविधा मिली। अब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो में दो मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा हितैषी। ऐसे एक नहीं, हजारों शब्द बनेंगे इसी नियम के आधार पर। आ या अ, सामने वाले अ या ऐसे मिलेंगे तो ये आई वाले बनाएंगे। इसके उदाहरण हम लेंगे भी थोड़ी देर में। अच्छा, अब हम लेते हैं तीसरा नियम, अ या आ। ये जब सामने वाले ओ और औ से मिलते हैं, औ से मिले या औ से मिले, कैसे भी मिलेंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे औ। ये हमारा वृद्धि संधि का कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। बस ये है वृद्धि संधि, समाप्त हो गई वृद्धि संधि। अभी मैं सबकी तुलना करूंगा। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दो, भ्रम नहीं होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि शुरुआत है ये। शुरुआत में भ्रम हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं ध्यान रखता हूं कि आपको कोई भ्रम की स्थिति ना हो। ये देखिए औ, ये दोनों मिलके इन दोनों में से कोई एक आपस में मिलेंगे तो औ बनाएंगे। उदाहरण देखो आप, उदाहरण है गंगा धन ओघ। गंगा धन ओघ। ओघ का मतलब होता है प्रवाह। ओघ का क्या अर्थ होता है, प्रवाह, जल का, गंगा जी का प्रवाह। तो आ और ओ मिलके क्या हो जाएगा, देखिए मैं करता हूं। देखिए गंगा में जो आ है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए, आ कर दीजिए। और ओघ में जो ओ है, इसे भी हमने सामने कर दिया। आ और ओ मिलके क्या होगा, नियमानुसार औ हो जाएगा। तो हमने ये कर दिया, गंगा लिख लिया पहले, आ ऊ के स्थान पर इस नियम के अनुसार औ कर दिया, है ना। और फिर हमने घ कर दिया, मिला दिया सबको, तो क्या बन गया, तो ये बन गया गंगा उघ। गंगा उघ। देखिए संधि वो चीज है जिसकी वजह से आपके शब्द में अशुद्धि नहीं होने देती संधियां। मैंने पहले ही कहा था, शब्द निर्माण की ये फैक्ट्री है, शब्द निर्माण का ये कारखाना है। और शब्द निर्माण के कारखाने चार हैं, एक तो संधि है, एक उपसर्ग है, एक प्रत्यय है और एक समास है। यही आधारभूत है हिंदी भाषा के। यदि इनको सबसे समझ लिया जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ये गंगोग हमने किया। एक और शब्द देखिए, प्रौद्योगिकी लेता हूं मैं, प्रधन औद्योगिक, औद्योगिक। अब मैं से यदि नहीं भी खोलूं, यदि तो पता चल गया कि इसमें अ है, इसमें औ है, अ और औ मिलके क्या होता है, औ ही होता है। यानी औ है तब भी औ ही होगा, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा प्रौद्योगिक। प्रौ, ये दो प्रौ हो गया। यही हमारा बदला हुआ रूप है, प्रौ। बाकी तो एजिटिज उतारना है, प्रौद्योगिक। बाकी तो हमने यथावत उतार दिया, ठीक है ना। इस तरह से वृद्धि के तीन नियम हैं।
तो आइए वृद्धि के मैं थोड़े से विच्छेदित पद देता हूं, उसको जोड़ो इसी नियम से, हो सके तो उतार लो नोटबुक पे, और फिर मैं वृद्धि के जुड़े हुए शब्दों को देता हूं, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। प्रक्रिया यही है, यदि जोड़ने के लिए कहा जाए तब भी, तोड़ने के लिए कहा जाए तब भी आपको इसी प्रक्रिया से काम करनी है, क्योंकि जिस रास्ते जाते हैं वापसी भी उसी रास्ते से होता है। तो आप जिस क्रम से, यानी अ री के स्थान पे आर कर रहे हैं, आ और ए के स्थान पे आई कर रहे हैं, पहले उसमें से आ आई को निकालिए बाहर, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, शब्द बन जाएगा। और तोड़ना है तो जैसे हमारे पास हितैषी शब्द है, जैसे हितैषी कैसे तोड़े भाई इसको, तो हितैषी तोड़ते समय पहले हित को अलग कीजिए, शी को अलग कीजिए, आई को निकालिए, आई को अ और ए में तोड़िए, अ और ए में, तो आपको शब्द दिखने लग जाएगा कि हाँ ये शब्द पढ़ा हुआ है, इसमें टूटेगा। हालांकि मैं कैसे तोड़ा जाता है इसका अलग से सेशन करूंगा, लेकिन मोटे तौर पर जिस रास्ते गए हैं उसी रास्ते से लौटा जाता है। ठीक ऐसे ही संधियों में जिस रास्ते आपने तोड़ा है उसी रास्ते उसको जोड़ा भी जाता है, और जिस रास्ते जुड़ा हुआ है उसी रास्ते से तोड़ा भी जाता है। तो संधि और विच्छेद दोनों में ये थ्योरी काम आती है, सिद्धांत काम आते हैं। आइए अब हम इसके से संबंधित कुछ उदाहरण ले लेते हैं, वृद्धि संधि से संबंधित। ये है संधि, वृद्धि संधि, और ये है विच्छेद। देखिए यहां पे है लोक धन ऐषणा, लोक धन ऐषणा, वित्त धन ऐषणा, देवधन एकता, एक धन एक, कृष्ण धन औत्कंठ्य, कृष्ण धन औत्कंठ्य। ये शब्द ऐसे हैं जिसको आपको जोड़ना है, संधि करनी है, और यहां मैं शब्द ले रहा हूं उसको विच्छेद करना है। जैसे देखिए मैं यहां ले रहा हूं मुझे विच्छेद लेना है, विच्छेद कराना है, तो हम लेंगे जनक ऐश्वर्य, पिताजी का ऐश्वर्य। ये मैंने थोड़े से लिए हैं, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो इनके सबके विच्छेद करने हैं आपको। और आपको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो शब्द है ना, आप कभी भी देखेंगे, कभी भी ऐषणा शब्द छोटा ए ही रहेगा। आपको यहाँ पता है क्या गलती होने वाली है? यहाँ पे छोटा ए बड़ा आई की गलती होने वाली है। तो मैं बता दूं, ये मूल रूप से ये शब्द हमेशा ऐसे ही होंगे। ऐषणा ऐसा ही होगा, ये आ रखा है 2-2 बार। एकता ऐसा ही रहेगा, ये आ रखा है यहाँ पे 2-2 बार, है ना। एक हमेशा ऐसा ही रहेगा, है ना। लेकिन ऐक्य जो है ऐसा नहीं रहेगा, ऐक्य ऐसा रहेगा, एक में मात्रा आ गई। ऐश्वर्य में ऐसा नहीं रहेगा, ऐश्वर्य में ऐसा रहेगा, ऐश्वर्य, है ना। औन्नत्य ऐसा रहेगा, औन्नत्य, औन्नत्य। औद्धत्य ऐसा रहेगा, देखिए 2 मात्रा वाला औद्धत्य रहेगा, औद्धत्य। ये फिक्स है, कंफर्म है, ये कभी बदलेंगे नहीं। जैसे हमें पता चला कि भाई ये शब्द ऐसे ही रहने वाला है, तो हम यहाँ पे इसका विच्छेद करेंगे। छात्र धन औद्धत्य, यानी छात्र की शरारत। यहाँ पे औन्नत्य हमें पता है कि औन्नत्य जो है वो इसी तरह का होगा, तो हम लिखेंगे भवन धन औन्नत्य। तो वो दोनों के मिलन से औन्नत्य ही बनेगा। तो ये औन्नत्य पता चलते ही भवन शब्द हम जानते हैं, तो भवन धन औन्नत्य आ जाएगा। औद्धत्य हमें पता चल गया। अच्छा, ऐश्वर्य शब्द ऐसा होता है, हमें पता हो यदि, तो हम लिखेंगे जनक धन ऐश्वर्य, पिताजी का ऐश्वर्य, पिताजी की संपत्ति, तो जनक धन ऐश्वर्य। और देश एकता, एकता शब्द मरे कुछ भी हो जाए, एकता शब्द जो है वो ऐसा ही रहेगा। और देश हम जानते हैं, तो देश धन एकता, और ये मिलके ऐ हो गया, देशैकता, ऐसा बन जाएगा। और ऐक्य जो है यहाँ बता रखा आपको, देखिए ऐक्य, ऐक्य ऐसा होता है। जब हमें पता चल गया कि ऐक्य ऐसा होता है, अब बचा क्या? देव धन ऐक्य, ऐसा विच्छेद करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो विच्छेद है इस नियम के सहारे हो जाएगा। और ये जो है इसको हम उस नियम से बनाएंगे, ये बनेगा लोकैषणा। ये क्या बनेगा? अ और ए मिलके क पे 2 मात्रा चढ़ जाएगी, तो क्या बनेगा? लोकैषणा, 2 मात्रा चढ़ानी है। यही नियम शब्द शुद्धि में काम आएंगे आपके, क्योंकि शब्द शुद्धि वाला पता है क्या करेगा? आपसे पूछेगा, लोकेशणा पूछ देगा। आपको क्या पता, आपने लोकेशणा की खीर थोड़ी खाई है, आपको क्या पता? आप तो ये कहोगे लोकेशणा सही होगा यार, ऐसा बोल दोगे आप। लेकिन नहीं, लोक और ऐषणा के साथ लोकेशणा बनता है, इसलिए लोकेशणा कैसा शब्द है? यह अशुद्ध शब्द है। आपने देखा कैसे संधि ज्ञान हो तो शब्दों की शुद्धता के बारे में आप निर्णय ले सकते हो। संधि ज्ञान नहीं होगा तो आपको गलत भी सही लगेगा, सही गलत लगेगा। तो देखिए वाला गलत है, शुद्ध क्या है? देखिए ये लोकैषणा शुद्ध है, लोकैषणा। मैं लिख देता हूं, लोकैषणा, ये वाला शुद्ध शब्द है। कई में बदला हुआ, देखो ये बन गया। वित्तेषणा में क्या होगा? त में 2 मात्रा आ जाएगी, वित्तैषणा। इसमें क्या होगा? देवैकता, व में 2 मात्रा आ जाएगी। यहाँ क्या होगा? क के ऊपर 2 मात्रा, एकैक, 2 मात्रा, एकैक। यहाँ क्या होगा? कृष्णोत्कंठ, ऐसा होगा, कृष्णौत, ओ मिलके औ हो गया, तो कृष्णौत कंठ, कृष्णौत कंठ। इस तरह से आपको पता है, परीक्षक जो है ना, पढ़ाता पढ़ाता जानता रहता है कि यार यहाँ पे बच्चा अटकेगा, उसका रिसर्च रहता है, अनुसंधान रहता है, तो झट से ऐसी बात पूछता है वो। यदि आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप उसके झांसे में आ जाओगे और आप गलत कर बैठोगे। इसलिए कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्शन के लिए अब जमाने गए जब चाहे जो सेलेक्ट हो जाते थे, अब आपको परफेक्शन लाना है। भाई सारी विधाओं में तो परफेक्ट हो नहीं सकते आप। अरे मेरी वाली विधा में परफेक्ट हो जाओ ना, कौन मना करता है आपको? मेरी वाली विधा यानी हिंदी में आपको परफेक्शन दे दूंगा मैं, आप 100% अंक ला सकते हो। अब 2-4 ऐसे अध्यापक पकड़ लो जो आपको 100% दिला सके। अच्छा, विषय का भी फर्क पड़ता है। हिंदी ऐसी चीज है जो आपको 100% मेरे साथ मिल जाएगा। किसी और के साथ हिंदी में 100% तो दूर की बात है, डूबने का काम और हो जाएगा।
वो दिख जाएगा आपको, पढ़ो कुछ दिनों बाद देखो आप। तो 100% इसमें रख लो, 100% अंग्रेजी में रख लो, 100% कुछ और एक आपका प्रिय विषय होगा उसको रख लो और लाओ 100%। 5-7 विषयों में से 3-4 में 100% ले आओ, बाकी में 60% ले आओ, आपका बन गया 90+ बन गया। तो यदि आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो भाषा संस्थान पर आपका स्वागत की प्रतीक्षा है। तो मैं आज अपनी बात को यही समाप्त करूंगा, है ना। इन सारी संधियों को लेके चलो आप। अगले सेशन में जो मैं लूंगा वो होगा यण संधि और अयादि संधि, उसको देखेंगे समझेंगे, फिर हम देखेंगे। पहले सामान्य संधि हो जाए। मैंने पहले ही कहा है, ये जो चीजें चल रही हमारा सबसे पहले पहला सेशन अवधारणा वाली, फिर इसके बाद क्लिष्ट वाला, फिर इसके बाद हमारा होगा अपवाद वाला। तो बिना सामान्य समझे हम क्लिष्ट अपवाद में जा नहीं सकते, इसलिए आपको इस पे पहले इसका स्वामित्व हासिल करना है, इसमें मास्टरी आपको करना है, रूल बार बार करने हैं। और इस उदाहरण के अलावा और भी उदाहरण हम दे सकते हैं, उन उदाहरणों को करना है। तो इसके मैं कुछ उदाहरण और आपको थोक के भाव दूंगा, उनको सबको करो, फिर हम क्लिष्ट पे आएंगे, फिर अपवाद पे आएंगे। अपवाद पता है, अपवाद मुश्किल से स्वर संधि में 25-30 हैं। वो 25-30 वो परीक्षक जो 2-2 अपवाद हर साल देता है, और ये पता है 25 साल तक आप उसके अपवाद को टच नहीं कर पाओगे। अब मेरे से जुड़ोगे तो मैं 10 मिनट में सारे अपवाद बता दूंगा। वही अपवाद परीक्षक पूछेगा अगली परीक्षा में, यदि ये आ चुका है तब वो आएगा, वो आ चुका है तब वो आएगा। 25 से बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास सारे अपवाद है। अपवाद का काम तो बिल्कुल अलग है, रट्टा मारना है उसको। क्लिष्ट वाला जो है, अच्छे अच्छे बच्चे क्लिष्टता में थोड़े से रह जाते हैं, त्रुटि हो जाती है, क्योंकि मानव जो है ना, मानव का धर्म ही है गलती करना, तो गलती हो जाती है। तो इस तरह से आप क्लिष्टता को प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद और साधुवाद।